हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो आईबीपीएस क्लर्क मेंस है आपका और हो चुका है। तो सबसे पहले सभी बच्चे मुझे अपने अपने अटेम्प्ट शेयर करेंगे, स्पेशली अपने क्वांट में कितना अटेम्प्ट किया है। टोटल जो पेपर था, अगर क्वांट सेक्शन की बात करूं, मैं इजी टू मॉडरेट रहा था, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। अगर जिन्होंने थोड़ी बहुत भी अच्छे से मेंस के मॉक लगाए थे वो इजीली 25 to 30 की रेंज में मिनिमम करके आ रहा था, अगर वो एक एवरेज स्टूडेंट है। अगर जिसका मैथ्स थोड़ा अच्छा है वो 35 तक आराम से इजीली कर सकता था, बट अप्रोच उसकी अच्छी होनी चाहिए थी। मतलब कि आपका जो क्वेश्चन सिलेक्शन था वो मैटर करेगा। कंप्लीट मैं एनालिसिस दूंगा। मैंने जो है यहाँ पे क्वांट में अटेम्प्ट किए 33 क्वेश्चंस किए थे ओवरऑल। इससे भी बेटर हो सकता था अगर आप कहीं फंस नहीं रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट एनालिसिस। सबसे पहले जो था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था वो अर्थमेटिक बेस्ड था। काफी इजी क्वेश्चन था, आपको एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि हमारी जो टीम थी वहां पे अपेयर हुई एग्जाम में। उन्होंने जस्ट फॉर एन आपके ओवरव्यू के लिए मेमोरी बेस्ड पेपर्स के लिए अपने रीजनिंग का आपको मिल गया होगा, इंग्लिश का मिल गया होगा। इसी तरीके से आपका कंप्लीट पेपर वो आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप प्री लेवल का क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। कह रहा है कि ए है 50% काम को 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स टोटल काम को करने में ए को कितना दिन लगेगा? 8 डेज, क्योंकि अगर 50% को 4 डेज में कर रहा है तो टोटल 8 डेज में करेगा। ए और सी है, काम स्टार्ट करते हैं और 2 दिन तक वो काम करते हैं, उसके बाद ए और सी काम छोड़ के चले जाते हैं और बचा हुआ जो काम है बी करता है कितने दिन में? 3 दिन में। अब ये जो स्टेटमेंट था आपको बीच में कंफ्यूज करने के लिए डाल रखा था। मेन जो क्वेश्चन का था वो ये था कि जो कंप्लीट करते होल वर्क, अगर बी अकेला 4 दिन ज्यादा लेता है किससे? ए जो काम करने में लेता था। अभी हमें ए का पता था तो इससे हम बी का निकाले थे, क्योंकि बी को कितने दिन लग रहे हैं? 4 दिन एक्स्ट्रा। तो अगर ए को 8 लग रहे थे तो इससे 4 दिन यानी 12 दिन। तो अब टोटल वर्क आप निकाल सकते हो। 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 8 और 12 का, दैट इज 24। तो इनके एफिशिएंसी निकाल दो। 8 के 24, 12 दूनी 24। अब आपको पता है कि आपको टोटल वर्क करना है, ए बी का पता है। अब सी का अकेला कैसे निकलेगा? देखो, सबसे पहले ए और सी काम करते हैं कितने दिन? 2 दिन। मतलब ए और सी मिलके करते हैं 2 दिन। अब हमें सी नहीं पता, हम ये पता कर सकते हैं ना कि ए ने 2 दिन में काम कितना किया होगा। तो डेली अगर ए 3 यूनिट करता है तो 2 दिन में उसने 6 यूनिट काम किया होगा सी के साथ मिलके। अब सी का हमें नहीं पता तो उसको एक बार थोड़ा साइड में रखो। और बचा हुआ काम बी कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है, यानी बी ने 3 दिन काम किया था। एक दिन में बी कितना कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ? 3 3 6 यूनिट। अब यहाँ पे हमें पता लगा कि ए और बी ने इस टोटल वर्क में से 12 यूनिट काम किया है। टोटल 24 था, ए और बी ने 12 यूनिट किया तो पीछे कितना बचा? 12। और उसको किसने किया था? सी ने। और कितने दिन में? 2 दिन में, क्योंकि ए और सी 2 दिन काम करते हैं। तो यानी डेली जो ए की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी थी 6 यूनिट पर डे थी। अगर सी की एफिशिएंसी आपको पता लगे कि 6 यूनिट एक दिन में कर रहा है, टोटल काम आपके पास 24 है, तो कितने दिन में करेगा? तो 6 चौके 24 दिन, यानी 4 डेज में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ईजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। नेक्स्ट, सेकंड जो क्वेश्चन था ये काफी हद तक कॉस्ट प्राइस जो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड था। कह रहा है कि जो प्रॉफिट होता है 2 डायमंड्स को सेल करके, वो किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस है 4 डायमंड्स के इक्वल, यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा 4 डायमंड का उसके इक्वल होगा। अब कह रहा है कि जो रेशियो है आपको दे दिया है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस एक डायमंड का, वो है 6:5। कह रहा है कि क्या रेशियो होगा मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का एक डायमंड का, जबकि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस है पर डायमंड हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमें मार्क प्राइस और टू द सेलिंग प्राइस का रेशियो दैट इज 6:5 आपको दे रखा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं एक्स, कि एक डायमंड का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है। तो इसको हम 6 रेशियो है तो इसको 6 हम और 5 हम हमने मान लिया। ठीक है, रेशियोज को हम वाई भी मान सकते थे, 6y 5y, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसने क्या कहा कि जो प्रॉफिट होता है 2 डायमंड्स को बेच के, वो किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 डायमंड्स के। तो यानी कि 2 डायमंड को बेच रहा है, यानी 2 डायमंड के सेलिंग प्राइस, और एक डायमंड का जो है आपको पता है 2 डायमंड्स की बात कर रहा है और एक डायमंड का सेलिंग प्राइस कितना है? 5m। तो यानी 2 डायमंड्स का कितना होगा सेलिंग प्राइस? 5m इंटू 2। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में से मैं अगर कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। यही चीज है। अब कॉस्ट प्राइस क्या है? एक डायमंड का अगर x रुपीज है तो 2 का कितना हुआ? 2x। और प्रॉफिट किसके इक्वल कहा था इसने? कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 डायमंड्स के इक्वल। तो एक का अगर कॉस्ट प्राइस x है तो 4 का कितना होगा? 4x है। तो माइनस का 2 था, इधर जाएगा तो प्लस का होगा तो 6x हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10m हो जाएगा। काटोगे तो कितना बनेगा? 2 5 10, 2 3 6। तो यानी m डिवाइड बाई x कितना हो जाएगा? दैट इज 3/5। बताओ, कोई दिक्कत है, कोई डाउट, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट हो जो आपको समझ नहीं आया हो यहाँ तक? अब इसने क्या पूछा था हमें पूछा था रेशियो बता दो मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो यानी कि अगर मार्क प्राइस की बात करें वो कितना है? 6m है। 6m है, तो यानी कि यहाँ पे m की वैल्यू कितनी थी? 3 है, तो 6 थी 18। कॉस्ट प्राइस कितना है? दैट इज x। तो x की वैल्यू कितनी है? 5 है।
ये आपका रेशियो था। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत इजीली बन रहे थे, अर्थमेटिक में भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बोट एंड स्ट्रीम की बात करते हैं, कह रहा है कि टाइम लगता है एक बोट को डी किलोमीटर डाउनस्ट्रीम करने में, वो 4 घंटे ज्यादा ले रही है डी माइनस 116 किलोमीटर अपस्ट्रीम करने में। ठीक है, टाइम का डिफरेंस आपको दे दिया। कह रहा है रेशियो है हमारे पास बोट का स्टिल वाटर में, और साथ में करंट का यानी स्ट्रीम का रेशियो आपको दे रखा है, और साथ में बोट है 176 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम करती है 8 घंटे में। तो यहां से मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड पता लग जाएगी और उससे इजीली क्वेश्चन बन रहा है। देखो इसने 176 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कवर कर रही है, कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी 22 किलोमीटर पर आवर होगी। अब यहां से ये रेशियो का यूज कर लो, आपको बोट और जो करंट है या फिर स्ट्रीम जिसको बोलते हैं उसका रेशियो दे रखा है, दैट इज 9:2। और डाउनस्ट्रीम क्या होता है? बोट प्लस स्ट्रीम। और बोट कितना है? 9:2, यानी 11 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है 22 किलोमीटर, तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड कितनी थी? 9 दूनी 18, और स्ट्रीम की कितनी थी? 2 दूनी 4। तो यानी हमारे पास बोट और स्ट्रीम की अलग अलग जो है वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब डी किलोमीटर कवर कर रही है जो है, और डी माइनस 116 कवर कर रही है, उसके बीच में 4 घंटे का गैप है। तो डी की वैल्यू हमें निकालनी है, डी माइनस 60 निकालने के लिए तो डी की वैल्यू चाहिए, तो आप रख लो। बेसिकली आपके सामने डिस्टेंस है, तो डी किलोमीटर कवर कर रही है और ये कर रही है डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी थी? 22 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड माइनस, अब क्या है अपस्ट्रीम में कितना कर रही थी? डी माइनस 116। और ये कितने, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो होती है बोट प्लस स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम क्या होती है? बोट माइनस स्ट्रीम। तो बोट है 18, स्ट्रीम है 4, 18 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 14। और इनके बीच में 4 घंटे का डिफरेंस था, क्योंकि हम क्या कर रहे थे? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, कि दोनों की डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया हमने स्पीड से, तो उनके बीच का जो टाइम आ रहा है उसका डिफरेंस हमें पता है 4, तो इससे डी की वैल्यू हमें निकल जाएगी। 22 और 14 का जो एलसीएम है, सबसे पहले वो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर एलसीएम ले लोगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। टेबल आता है ना, 22 आते कितना होता है? 154, और ये इजीली इन दोनों का एलसीएम आप पता कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास एलसीएम आ गया। अब आपको पता है 22 आते 154 होता है, तो ये हो जाएगा 70। या फिर 14 से इसकी कैलकुलेट करोगे तो 11 टाइम्स होता है, तो ये हो जाएगा 11D। और 11 की 116 से मल्टीप्लाई करो जरा, 11 से करोगे 11 6 की 66, 6 कैरी 11 11 121 और 6 कितना हो जाएगा? 127 इज इक्वल टू 4। ये 154 है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इनको माइनस कर दो, ब्रैकेट में है। ठीक है, ये माइनस को करोगे प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का 4D होगा, क्योंकि 11D माइनस का है, प्लस का यहाँ पे 7D है, तो ये माइनस का 4D हो जाएगा। 154 की 4 से करो, 4 चौके 16, 1 कैरी, 15 चौके 60 प्लस 1 61। अब जो ये वैल्यू है देखो, यहाँ पे सबको पता है ये वैल्यू जो ब्रैकेट सोल्व करोगे तो प्लस में हो जाएगी, तो 1276 जो इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1276। अब इसको माइनस करो, 6 में से 6 गई 0, 7 में से 1 गया 6, 12 में से 6 गई 6, तो माइनस का हो गया। तो डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 6 से काटोगे, 4 से काटोगे, 4 एकम 4 2, 4 6 के 24, 2 4 5 20, तो डी की वैल्यू आ गई 165। ठीक है, डी की वैल्यू अगर 165 आपके पास है और इसमें से डी माइनस 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर कराना, तो यानी डी की वैल्यू 165 है, उसमें से 60 घटा दो, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी? दैट इज 14। तो यहाँ पे माइनस करोगे कितना आ रहा है? 105। 105 को आपको 14 से डिवाइड कर देना था। 105 को 14 से करो, डायरेक्ट जा रहा है क्या? डायरेक्ट तो नहीं जा रहा, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 5 35, 15/2 होता है आपका कितना? 7.5 आवर्स। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। आपको काफी थोड़ा लग रहा होगा सर बहुत कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव नहीं है, सिंपल था। आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी थी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। बट एग्जाम की अप्रोच आपकी ये रह रही थी कि आपको डायरेक्ट डिफरेंस यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि रेशियोज है, बेसिक सी चीजें अगर आप मेंस दे रहे हो इतना, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए गए पी क्यू आर एस टी के अंदर, टोटल अमाउंट है पी और क्यू को मिलते हैं, 500 रुपए ज्यादा है किससे? जो अमाउंट है आर को मिलती है। और जो अमाउंट है आर और एस को मिलती है वो 1600 रुपए क्या है? ज्यादा है, जो टी को मिलती है। और साथ में जो अमाउंट है एस को मिलती है वो 600 ज्यादा है किससे? टी से। और साथ में हमें एक रेशियो गिवन है आर और टी का, दैट इज 5:3। एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी टोटल अमाउंट हमें बतानी है। अब देखो क्वेश्चन में सोच रहे हो कि सर बहुत कंफ्यूजिंग है, छोड़ो पेपर में, बहुत ईजी था क्वेश्चन, मतलब इसको आप प्री लेवल मान सकते हो। आर और टी का रेशियो था, आर आपको कितना दे रखा है? दैट इज 5x। ठीक है ना, आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 5x और 3x। आर अगर मैं 5x मानूं, क्योंकि इन दोनों का रेशियो है, टी 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब p और q क्या है? 500 रुपए ज्यादा है किससे? आर से। तो अगर आर आपका यहाँ पे 5x है तो इससे 500 कर दो, यानी 5x प्लस 500 हो जाएगा पी और क्यू की। और साथ में आर और एस है वो क्या है? 1600 रुपए ज्यादा है टी से। तो टी कितना आपका? 3x है। अगर टी की वैल्यू अगर 3x है तो इससे 1600 ज्यादा है कि नहीं? 3x प्लस 1600।
और साथ में बोला एस है वो 600 रुपए ज्यादा है टी से, तो यानी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी अगर 3x है उसमें 600 और ऐड कर दो, तो यानी अगर मैं यहाँ पे आर और एस की वैल्यू रख दूंगा तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि आर प्लस एस क्या कितना है आपके पास 3x प्लस 1600 था, जिसमें आर और एस दोनों की वैल्यू मेरे पास है, आर कितना है 5x है, एस कितना है दैट इज 3x प्लस 600 है कि नहीं, और ये किसके इक्वल है 3x प्लस 1600 के इक्वल है, बताओ 3 + 5 कितना होगा 8x है, ये प्लस का 600 था उधर जाएगा माइनस का, तो यानी 3x प्लस 1000 बन जाएगा, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का होगा तो 5x बन जाएगा इज इक्वल टू 1000, ठीक है, क्योंकि 1600 में 600 गए तो 1000 बचे थे, तो x की वैल्यू कितनी आई 200, x की वैल्यू 200 आई तो r कितना आएगा 200 5 1000, t कितना आएगा 200 3 600, और s कितना आएगा 200 3 600 600 600 1200, और P और Q की वैल्यू और निकाल लो, क्योंकि P Q R S T चाहिए ना, तो R S तो हमें जरूरत नहीं है, वो इंडिविजुअली हमने निकाल लिया, P Q और निकाल लो, P Q की निकालोगे तो 5x प्लस 500 है, 5x की वैल्यू कितनी थी 1000 थी, अदरवाइज निकालो 200 5 1000, 1000 प्लस 500 1500, अब सम कर दो 1600 1600 1500 3100 3100 और 1200 कितना होता 4300, यानी ये आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टोटल सम निकालना, बताओ इससे भी इजी कुछ हो सकता है क्या। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था जो SICI ओरिएंटेड क्वेश्चन था, बहुत इजी था, कह रहा है कि मोहन है 5500 रुपए इन्वेस्ट करता है टी ईयर्स के लिए, एक स्कीम के अंदर ए स्कीम है, वो सिंपल इंटरेस्ट पे करता है 12% पर एनम पे, ठीक है, और जो इंटरेस्ट इससे मिलता है, यानी जो है यहाँ पे जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसका जो है इंटरेस्ट यहाँ मिलता है, यानी जो स्कीम ए से जो भी टोटल इसको इंटरेस्ट मिलेगा उससे दुगनी अमाउंट ये है इन्वेस्ट कर देता है 5 इयर्स के लिए एसआई में 15% पर एनम से स्कीम बी में, और उससे जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो 4950 रुपए मिलता है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बोली गई है, यानी स्कीम ए में मैं मान लेता हूं इसने x रुपीज इन्वेस्ट किए थे, सॉरी x रुपीज इसका इंटरेस्ट आया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है स्कीम ए में उससे डबल इन्वेस्ट कर रहा है, तो मान लो इस x रुपीज इंटरेस्ट आ रहा है स्कीम ए से, तो ये उससे दुगना यानी 2x रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है 15% के हिसाब से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और जो है टोटल इंटरेस्ट इसको मिल रहा है 4950, यही तो बेसिक एसआई का फॉर्मूला है हमारा, तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करोगे 15 से कट रहा है, 15 3 45 15 3 45 0, 5 से काटोगे 5 6 30 है, 3 बचा 5 6 30 है, अब 2 से स्कोर काट दो 33 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 100 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितनी हो जाएगी 3300, यानी स्कीम ए में जो इंटरेस्ट मिला वो कितने रुपए था 3300, हमें उसका टाइम निकाला, उसका इंटरेस्ट है प्रिंसिपल है सीधा आप रख लो, प्रिंसिपल कितना है स्कीम ए में 5500 रुपए इन्वेस्ट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, टाइम हमें पता करना था, और टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो 3300 रुपए है, अब 2 जीरो काट दो, ये 11 से काटा 11 5 55 11 33, 3 से काटा 4, 5 चौका 20 होता है, 20 5 100, टी का वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, बताओ इससे इजी क्या होगा आपके लिए, अब एग्जामिनर डायरेक्ट आंसर थोड़ी बताएगा आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये ट्रेन ओरिएंटेड क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्या कह रहा था कि ट्रेन ए है जिसकी लेंथ है 300 मीटर, एक पोल को क्रॉस करती है, और जो पोल को क्रॉस करने में उसको जो टाइम लगता है उतना ही टाइम ट्रेन बी को जिसकी लेंथ 200 मीटर है उसको एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ 300 मीटर क्रॉस करने में लगता है, यानी ट्रेन ए को अगर जितना भी टाइम पोल क्रॉस करने में लगता है उतना ही टाइम ट्रेन बी को 300 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है वो कवर करने में लगता है, जबकि ट्रेन बी की खुद की लेंथ है 200 मीटर। अब ट्रेन ए है क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ है 600 मीटर 30 सेकंड में, अब जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में आपको गिवन है 300 मीटर है, और दोनों ट्रेन है एक दूसरे की तरफ आती है, तो बताओ बी है ए को कितनी देर में क्रॉस करेगी। अब देखो सबसे पहले ट्रेन ए की स्पीड निकल जाएगी कहां से, कि ट्रेन ए है एक प्लेटफॉर्म को 600 मीटर, तो प्लेटफॉर्म है 600 मीटर और ट्रेन ए की लेंथ है 300 मीटर, दोनों को मिला के 30 सेकंड में क्रॉस करती है, तो यानी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करोगे तो स्पीड आ जाएगी, तो 600 300 900 होता है, 900 को 30 से डिवाइड करोगे तो आपको सीधा दिख रहा है दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गई ट्रेन ए की स्पीड आ गई, इसमें किसी को डाउट। अब ट्रेन ए की स्पीड अगर पता लग गई है तो इसको एक पोल क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा होगा आप बता सकते हो, क्योंकि 300 मीटर इसकी खुद की लेंथ है, इसको पोल क्रॉस करने में 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितना टाइम लगा होगा 10 सेकंड, यानी एक सिंगल पोल को क्रॉस करने में उसको 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, क्योंकि सिंपल सी चीज है, कोई पोल क्रॉस कर रही है, मान लो इस पोल है इसको क्रॉस कर रही है, तो मतलब वो खुद की लेंथ को कवर कर रही है ना, तो मतलब खुद की लेंथ थी 300 डिवाइड बाय 30 यानी 10 सेकंड, यानी एक पोल को क्रॉस करने में ट्रेन ए को 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब यही टाइम किसको लग रहा था ट्रेन बी को जिसकी लेंथ 200 मीटर है, उसको एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में, प्लेटफॉर्म था 300, ट्रेन बी की थी लेंथ 200, यानी 500 मीटर कवर करने में उसको 10 सेकंड लग रही थी, तो 10 सेकंड काटोगे तो 50 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी आपकी ट्रेन बी की स्पीड आ जाएगी। बताओ किसी को डाउट इसमें क्वेश्चन में, ट्रेन दोनों की स्पीड हमारे पास है, अब बताओ किसी को कोई भी डाउट हो, अब दोनों एक दूसरे से 300 मीटर के गैप पे हैं,
ठीक है, ए और बी है, दोनों में 300 मीटर का गैप है। ये देखो इसका जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ जा रही है। यहाँ पे ये इस तरीके से था कि सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़े से आई थिंक प्रिंट में इशू है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब क्या है आपका स्पीड का डिफरेंस होता है, तो इन दोनों के बीच में 300 मीटर का गैप है। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड का हमेशा रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब भी अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हो तो स्पीड ऐड होती है, आप सभी को पता है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड का हम डिफरेंस लेते हैं। तो यानी 30 और 50 के बीच का 20 का डिफरेंस हो गया। अब कैंसिल आउट करोगे, यानी 15 सेकंड्स का टाइम लगेगा ट्रेन बी को ए को क्रॉस करने में। क्योंकि बी को क्यों बोला है, ये देखो ट्रेन बी टू क्रॉस ट्रेन ए, मतलब बी की स्पीड ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाली स्लो वाले को कवर करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पार्टनरशिप ओरिएंटेड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो, जब भी हमेशा याद रखना, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, जब भी ये ऑप्शंस में हो ना, तो पहला आप यही सोचो कि 99% केसेस में आंसर यही होता है। आपको ये चीज चेक करनी थी। कह रहा है कि ए और बी है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए की इन्वेस्टमेंट है 520 रुपए, बी की है 640 प्लस एक्स है। 6 मंथ के एंड में, बिजनेस के स्टार्ट होने के 6 महीने बाद है, बी है 2x माइनस 60 रुपीज निकाल लेता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से, और टोटल एनुअल प्रॉफिट है उसका रेशियो हमें दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू बताओ, यानी इसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। देखो ये निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है प्रॉफिट का रेशियो, हमें एग्जैक्ट टोटल प्रॉफिट नहीं है, तो हम यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे चीजों को आप समझो, जब ये चीजें आपको क्लियर हो जाए तो CND आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत मैटर करती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में चेंज भी था, बट यहाँ पे जो आंसर था वो CND था। अब यहाँ पे आपके माइंड में होगा सर इसमें भी तो CND है, मतलब आंसर आपका CND होगा। हमेशा नहीं होता, बट आपको चेक करना पड़ता है कि भाई ये पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि x लीटर का मिक्सचर था जिसके अंदर मिल्क और वाटर है, और क्वांटिटी है वाटर की 40% है, यानी मिल्क टू द वाटर का आप रेशियो आराम से बता सकते हो। टोटल अगर x लीटर है उसमें से 40% वाटर है, 60% मिल्क हो जाएगा। अब 20 लीटर मिक्सचर निकाला गया और x/2 लीटर है प्योर मिल्क ऐड कर दिया गया है, तो रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर जो है मिल्क टू द वाटर का रेशियो आपके पास है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो बिल्कुल आ जाएगी इसके अंदर। कैसे आएगी देखो, x लीटर टोटल था, इसमें इसका देखो मिल्क और वाटर कितना है, यहाँ पे वाटर है 40% और मिल्क आपका 60%, यानी काट दोगे 20 दिए 60, 20 दूनी 40, यानी 3:2 में। तो यानी x का है तो टोटल x कितने की वैल्यू है, x का 3/5 निकाल दो। क्यों, क्योंकि टोटल 3/5 आपका क्या हो जाएगा, मिल्क। अब आप कहोगे सर 3:2 में कर लेते हैं सीधा ही, यहाँ पे x/2 लीटर ऐड किया है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर डायरेक्ट आप रेशियो मानोगे ना। तो इसलिए तो हम इसके अकॉर्डिंग मानेंगे भी, टोटल x लीटर था, 3:2 में डिवाइड करोगे तो आपका मिल्क कितना होगा, 3x/5 हो जाएगा, ये आपका 2x/5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसमें से क्या किया, इसने टोटल 20 लीटर निकाला। 20 लीटर किस रेशियो में निकालोगे, 3:2 में, तो यानी मिल्क और वाटर कितना कितना निकला है, 3:2 में, यानी एक रेशियो की वैल्यू 4 है, तो यानी 4 12 लीटर तो आपका मिल्क निकल गया, और 4 दूनी 8 लीटर आपका वाटर निकल गया। अब कर दो और रेशियो की इक्वल रख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाओ जरा। अब देखो टोटल मिल्क कितना था, 3x/5 था, उसमें से 12 लीटर निकाल दिया गया, साथ में इसमें x/2 लीटर ऐड कर दिया गया। यहाँ पे बोला कि x/2 लीटर मिल्क ऐड हो रहा है, साथ में टोटल जो वाटर था वो था 2/5x था, और उसमें से टोटल कितना निकला था, 8 लीटर निकला था ना वाटर, और यहाँ पे टोटल जो मिल्क टू द वाटर का रेशियो था ये। अब आप इसको पहले एलसीएम से सोल्व करो, कॉमन एलसीएम ले लो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10। देखो मैं ऊपर से अलग से वैल्यू सोल्व करके दिखा रहा हूँ, 10 एलसीएम हो जाएगा, 5 दूनी 10 है तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, एक दावा 10 है तो 12 दावा 120, प्लस 2 5 10 है तो 5x हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू ऊपर वाले को सोल्व करोगे तब आएगी। अब इसके डिवाइड में नीचे ये वाली थी, इसका एलसीएम भी कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एज इट इज 2x, और ये हो जाएगा 8 5 40। ये 5 से काटोगे इसको 2 टाइम से, 2 नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रह जाएगी, 6x माइनस 120 प्लस 5x आपके पास एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, और नीचे जो 2 था यहाँ ब्रेकेट में आ जाएगा इसके, 2x माइनस 40 था ना, क्योंकि हमने 5 एकम 5 दो जो कैलकुलेट किया, तो ये डिवाइड में, तो डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा ना, 43/12। अब देखो मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ, इसीलिए आपको सारी कैलकुलेशन, बट एग्जाम में ऐसा नहीं करता, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 80। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट। अब जो है आपको नीचे पता, देखो ये 12 है, ये 80 है, ये 4 है, कटेगा, 4 से काट दो, 4 एकम 4 है, 4 दूनी 8 0, 4 से काटा 4 3 12, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 5 है 11x माइनस 120 है, इसको 3 से करोगे तो 11 तिया 33x माइनस 12 तिया 36 360 है। 43 को यहाँ पे x माइनस 20 से करोगे तो 43x माइनस 43 दूनी कितना होता है, 0 कॉमन हो जाएगी, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 यानी 860 है।
ये 43 था इधर, ये 33 इधर प्लस का था, उधर आएगा तो माइनस का, तो यानी 10x बचेगा। ये माइनस का 860 था, इधर आएगा तो प्लस का, तो 860 में से 360 गए तो 500 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी बची तो बताओ जल्दी से, 50। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो? इजी क्वेश्चन था, आप आराम से बना सकते थे। नेक्स्ट, अब ये देखो आज के पेपर की खूबसूरत चीज क्या थी, नंबर सीरीज के आराम से 5-6 क्वेश्चंस थे और जो बहुत इजी थे। अब ये सीरीज थी, x है, फिर आपके पास क्या थी सीरीज, x था 168, देन 172, देन 145 था, देन 161, और फिर आपका y और z, ये दो वैल्यू, आपसे तीन वैल्यू x y z आपको निकालनी थी। अब आपको यहां देख के एक चीज पता लगी थी कि 68 प्लस 4 कितना होता है, 72, यानी प्लस का यहाँ पे आपके पास 4 हो रहा था। तो ये चीजें आपको देख के पता लग रही थी भाई, जो नंबर सीरीज थी बहुत ईजी थी। अब यहाँ पे आप यहाँ चेक कर रहे हो तो आपको सीधा पता लग रहा था कि माइनस हो रहा था 27 का। ठीक है, स्क्वायर क्यूब्स का जो है यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पे जब आपने चेक किया कि प्लस का 16 हो रहा था, तो आप इन्हें कहा सर ये तो प्लस का 2 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 3 की क्यूब हो गई, यहाँ पे प्लस का 4 का स्क्वायर हो गया, मतलब सर आगे जाके माइनस की 5 की क्यूब होगी और फिर प्लस का 6 का स्क्वायर होगा। तो 5 की क्यूब होती है 125, माइनस करोगे और 6 का स्क्वायर प्लस का 36, यानी सर यहाँ तो फिर आपका क्या हुआ होगा, प्लस का था, यानी माइनस का 1 की क्यूब 1 ही होती है सबकी, तो यानी माइनस का 1 हुआ था, दैट मीन्स x की वैल्यू 169 होगी सर, क्योंकि 169 में से 1 माइनस किया तभी तो 168 आया। ठीक है, मतलब हमने x की वैल्यू 169 यहाँ पे निकाल दी। अब y की वैल्यू कितनी आई, 161 था, 125 आपको माइनस करना है, 161 में से 125 गए तो कितना बचा, सीधा दिख रहा है 36 बचेगा, तो y की वैल्यू 36 होगी। अगर y की वैल्यू यहाँ पे 36 है, इसमें 36 और ऐड कर दो तभी z आएगा, क्योंकि प्लस हो रहा है तो यानी z की वैल्यू 72 आएगी। अब बताओ इसमें कितना टाइम लगा होगा, मुश्किल से 1 मिनट आपको लगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कौन सा स्टेटमेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो ट्रू है। x क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, x 169 है, 169 आपको पता है 13 का स्क्वायर है, यानी पहला सही है। कह रहा है कि हैड द सीरीज बीन कंफर्म्ड फर्दर द एट्थ एलिमेंट वुड हेयर बी ए पॉजिटिव इवन नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, यानी z तक हमारे 7 एलिमेंट निकल गए। अब 8वां निकलेगा, आपको पता है 6 का स्क्वायर प्लस हुआ था, यानी 7 की क्यूब माइनस होगी, 7 की क्यूब होती है 343, और ये 36 में से 343 माइनस करोगे तो ये नेगेटिव आएगी, यानी पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता, तो गलत। कह रहा है डिफरेंस है z और फोर्थ एलिमेंट है सीरीज के अंदर वो 24 है, तो z आपका ना 72, फोर्थ एलिमेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ है 145 था, तो इनके बीच का अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो ये तो मैच नहीं हो रहा भाई, तो हमारा मतलब गलत है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। क्लियर है, ये चीज सबको समझ आई ना, इसके अंदर किसी को डाउट तो नहीं है कि भाई सर ये क्या चल रहा है, मतलब समझ नहीं आया, आप कैसे क्या बता रहे हो, है ना। तो यानी यहाँ पे जो पहले वाला था आपका वो क्या है, सिर्फ पहले पहले जो परफेक्ट स्क्वायर वाला है वो फॉलो कर रहा है, इसके अलावा इसमें से कोई भी जो स्टेटमेंट है वो फॉलो नहीं कर रहा। और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, ओके, हमारा एक क्वेश्चन पीछे मिस कर दिया था हमने, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। यहाँ पे समझ आ गया ना कि सिर्फ पहला पहला स्टेटमेंट है वो सही होगा, क्योंकि इनके बीच में 24 का डिफरेंस किसी एंगल से आपको दिख नहीं रहा। अब नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा था कि y प्लस 14, y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, y की वैल्यू 36 थी, तो 36 प्लस 14 को अगर आप ऐड करते हो तो कितना बनता है, दैट इज 50, ऑप्शन डी बन गया। बताओ कितने इजी है। अब z की वैल्यू पूछी है, z कितना था 72, तो z की बता दो 72। इजी क्वेश्चन थे। अब आ गए थे अप्रोक्सीमेशन, मतलब पेपर में कहूँ ना प्रीलिम्स लेवल का पेपर लग रहा था मुझे काफी हद तक। आप आराम से इस क्वेश्चन इस पेपर में अगर ठीक ठाक मैथ था ना 30 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत एफर्ट मारे होंगे ना अच्छे से तो 35 टू 40 तक टच कर पाते। एक जो डीआई थी डबल पाई चार्ट की, उसमें जो बच्चा कर ले रहा था जिसमें प्लास्टिक और मेटेलिक का था वो आराम से तब 40 टच कर सकता था। अब देखो इसको बनाओ, 17 है इंटू, अब ये क्या है 6 का स्क्वायर है, अप्रोक्सीमेशन है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस 114 था इज इक्वल टू एक्स इंटू 2। अब देखो 36 से 17 की मल्टीप्लाई, टेबल नहीं आता हो तो फंसोगे, क्योंकि टेबल जिसको आता है वो इजीली यहाँ पे बना लेगा, अगर टेबल नहीं आता फिर आप कैलकुलेशंस करते रहो बैठो। तो बेसिक के टाइम पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेबल स्क्वायर क्यूब हमेशा याद होनी चाहिए। 17 छीके कितना होता है 102, 10 कैरी, 17 थी 51 और 51 10 कितना होता है 61, 612 हो गया, माइनस कितना था 114, यानी माइनस करो 600 में से 100 गए 500, 12 में से 14 गए तो -2, 500 में से 2 घटाओगे तो 498 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2। तो जो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 में 18। विद इन 15 टू 20 सेकंड क्वेश्चंस बन रहे थे। ये कितना है 11 है, यहाँ कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 11 चौके कितना होगा 44 प्लस 88 है अंडर रूट में 5। अब 5 के आसपास कौन सा स्क्वायर रूट होता है 2 का होता है, 2 का होता है 4, यानी अंडर रूट 4 होता है 2 का, तो यानी 2 को इससे डिवाइड करोगे तो 44 और 44 प्लस 44 होता है 88, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 16 था, ये कितना था 4 का होता है, ये होता है 36 होता है 6 का स्क्वायर रूट होता है, इनटू में आपको 49 49 होता है 7 का, तो 7 6 के 42
42 प्लस 4 कितना होता है आपका 46। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताओ अब ये प्रीलिम्स से भी इजी है कि नहीं मुझे बताओ, एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के। ये 3 है, ये 4.98 है यानी 5 है, तो 3 पांचों कितना हो जाएगा 15 प्लस 7 आठों कितना होता है 56 माइनस ये देखो 626 है, इसकी पावर 1/4। जिसको स्क्वायर क्यूब से आता है वो काफी हद तक बता देगा सर। 6 की जो है 5 की क्यूब होती है 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है, यानी ये 5 की पावर 4 है, तो यानी 5 आ जाएगा। तो 56 में से यहाँ पे या तो 5 यहाँ घटा दो, यहाँ से 5 से घटा दो, तो 56 और 10 66 हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। बाकी इन दोनों को ऐड कर लो, बाकी इससे 5 घटाओगे तो 10 बचेगा, 56 और 10 66 होता है। नेक्स्ट कह रहा है 78 है, ये 16 है और इन टू में आपको 2 है, तो यानी 78 प्लस अब 16 ये 2 है, 2 का स्क्वायर आपके पास, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 16 चौके कितना हुआ 64 माइनस 106। अब इन दोनों को ऐड करो, 8 4 12, 7 6 13 और 1 14, यानी वो 106। 142 में से 106 गए, यानी 42 में से 6 गए 36, 36 कितने का स्क्वायर रूट होता है 36 होता है 6 का, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है 81 डिवाइड बाई 9, तो 81 है, 9 से डिवाइड करोगे 9 में 81 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर होता है ये होता है 25 माइनस ये कितना है 27 है, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स आपका आ रहा है। देखो 25 है प्लस का 27 है, तो ये माइनस का 2 बचेगा, 9 में से 2 गए 7 है, 7 कितने का अंडर रूट एक्स होता है 49 होता है, ये आई थिंक ऑप्शन में गड़बड़ है, 7 का होता है 49, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आएगी 49, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे 49 आपका आएगा, क्योंकि देखो 81 को 9 से किया तो 9 बच गया, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस का 25 है और माइनस का यहाँ पे 27 है, तो माइनस का 2 हो गया, 9 में से 2 गए 7, हाँ ठीक है कोई गड़बड़ नहीं, आई थिंक ऑप्शंस में कुछ हुआ होगा, बाकी आप बता देना एक बार मुझे कमेंट करके। अब ये वाली जो डीआई थी ना काफी हद तक प्रोबेबिलिटी बेस्ड काफी बच्चों ने स्किप की है, मुझे पता है कि यहाँ पे आप एक बार मुझे बताओ कमेंट करके कि किन किन बच्चों ने स्किप की। मैं गारंटी ले रहा हूँ यहाँ पे अगर 10 बच्चे कमेंट कर रहे हैं उसमें से 8 से 9 बच्चों ने स्किप की, और सबसे इजी थी, बेसिक था, क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं हो मुझे पता है। कैसे एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, मेंस में एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ मेंस है हमेशा प्रोबेबिलिटी का एक डीआई का सेट हमेशा फिक्स्ड है, 99% केसेस में आपको एग्जाम में फिक्स्ड मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चे पढ़ते नहीं है, इसलिए वो जानबूझ के डालता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिनको अभी तक इस टॉपिक को नहीं किया तो एक बार कर लो, बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या था, डीआई के क्वेश्चन थे कि आपको यहाँ पे टेबल दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ पेन्स है, इरेजर है, शॉर्पनर है, 3 डिफरेंट बॉक्स में, पी क्यू आर एक 3 बॉक्सेस थे उसमें पेन, इरेजर और शॉर्पनर है, और साथ में देखो यहाँ पे पहला जो था रेशियो दे रखा था, ये था जो आपके नंबर ऑफ पेन्स है और नंबर ऑफ शॉर्पनर है उनका रेशियो है, और साथ में यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी थी प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस था कि भाई अगर हम इन जैसे बॉक्स पी है उसमें से अगर हम एक पेन उठाते हैं और साथ में एक इरेजर उठाते हैं, उनके बीच की प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस आपको दे रखा था, और साथ में बाद में जो आपको वैल्यू दे रखी थी वो थी टोटल नंबर ऑफ शॉर्पनर और इरेजर हैं उन बॉक्सेस में। तो 3 टाइप के आपके आइटम्स हो गए थे, हमें इसको अलग अलग सोल्व करना था, नंबर ऑफ पेन्स, इरेजर और शॉर्पनर है अलग अलग हमें निकालने थे, तो हमें एक टेबल यहाँ पे अरेंज करनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे हम इसको पूरा का पूरा हम सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम 3 बॉक्सेस बना लेते हैं, पी क्यू आर हमारे 3 बॉक्सेस हैं, उसमें टोटल निकालना है, फिर पेन्स निकालने हैं, फिर इरेजर निकालना है, एक शॉर्पनर निकालना है, हमें ये 3 डेटा निकालना था, ये हम इस तरीके से इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टोटल निकालोगे कितने हैं, फिर साथ में पेन है, इसके अलावा जो है इसके शॉर्पनर थे और लास्ट में इरेजर है, ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब जो है आप 1 बाई 1 है, एक चीज देखो कुछ नोट भी डाल रखा है कि पेन्स है हर एक बॉक्स के अंदर क्या है ज्यादा रहेंगे किससे, इरेजर से, यानी पेन हमेशा ज्यादा रहेगी इरेजर से, हमें बोल रखा था। अब एक चीज बताओ मुझे, बॉक्स पी की बात करते हैं, यहाँ पे पेन और शॉर्पनर्स का रेशियो कितना है, बॉक्स पी की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स पी का डेटा सोल्व करेंगे, उसके अंदर पेन कितना है दैट इज 3 रेशियो, तो मैं 3x मान सकता हूँ, और शॉर्पनर है वो कितने हैं आपके 1 है यानी 1x है। अब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ शॉर्पनर और इरेजर कितने हैं 5 है, शॉर्पनर और इरेजर अगर शॉर्पनर प्लस इरेजर हमें पता है 5 है, तो अगर मैं उसमें से इरेजर शॉर्पनर माइनस कर दूं तो इरेजर का डेटा आ जाएगा, नहीं इरेजर क्या होगा 5 माइनस 1x या फिर 5 माइनस x हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप में से प्रोबेबिलिटी को रख दो कि इसमें से एक पेन निकालना है और एक इरेजर निकालना है, तो पेन निकालोगे तो कितने टोटल पेन 3x है, उसमें से एक निकाला, टोटल पेन कितने टोटल कितने 3x प्लस 1x माइनस एक्स करोगे तो 3x प्लस 5 बच जाएगा यहाँ पे, तो टोटल कितने 3x प्लस 5 है, उसमें से 1 है, तो ये आपकी क्या है एक पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी टोटल इस बॉक्स में से। इसका डिफरेंस बताना था हमें किसके साथ, एक शो आपके क्या निकालना है एक इरेजर निकालना है, इरेजर कितना है 5 माइनस एक्स, ठीक है ना, टोटल कितना है 5 माइनस एक्स इरेजर, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे 5 माइनस एक्स उसमें से 1 निकालना है, टोटल कितने हैं आपके 3x प्लस 5 है,
उसमें से नीचे, और प्रोबेबिलिटी क्या आती थी 3/11 थी, दैट इज 3/11। अब कहोगे सर बहुत डिफिकल्ट, आप पागल बना रहे हो, पेपर में बनने लायक थी नहीं। जब भी आपको पता है इसको सोल्व करो जरा। 4C1 क्या होता है? हमेशा जब भी नीचे 1 होता है मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज रख दो। सोल्व करके देख लो 4C1 क्या होता है, 4 में से एक गया, 3 के फैक्टोरियल तक वैल्यू को लेके आओ, इसका डिफरेंस कितना, 3 का फैक्टोरियल और इनटू 1 का फैक्टोरियल, काटोगे तो क्या बना 4। हमेशा जब भी नीचे 1 हो ना, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रखो। तो यहाँ पे हर किसी में 1 है, यही क्वेश्चन की खूबसूरत चीज थी, जो ये चीजें पकड़ पाया था इजीली बच जाएगा। यानी ऊपर क्या था 3x हो जाएगा क्योंकि C1 है, नीचे था 3x प्लस 5 माइनस, वहां था 5 माइनस x है, और नीचे 3x प्लस 5, और हर किसी में एलसीएम सेम था। ये इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी और इजी चीज थी, दोनों में एलसीएम कॉमन आएगा 3x प्लस 5, ऊपर वाली वैल्यूज को माइनस कर दो, यानी 3x है, ये 5 माइनस x है इक्वल टू 3/11। ठीक है, अब देखो ये 3 में से यहाँ पे आपको पता है माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा 4x। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 5 है और ये बनेगा 5, 3x प्लस 5 नीचे था और इज इक्वल टू 3/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैं स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ, एग्जाम में आप डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व करोगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ। तो 11 चौके कितना होगा 44x, 11 पंजू 55, 3 से करोगे तो 3 3 9x प्लस 3 पंजू 15। अब देखो यहाँ पे जो प्लस का 9x था इधर आएगा तो माइनस का, 44 में से 9 गए तो कितना बनेगा 35, 9 44 होता है, माइनस का 55 था इधर आएगा प्लस का, तो 55 और 15 कितना होता है 70, तो x की वैल्यू आ गई। तो अगर x की वैल्यू 2 आ गई, पेन कितने हो गए 3 दूनी 6, इरेज शोपनर कितना हो गया 2, और इरेजर कितना हो गया 5 में से x गए नहीं 2 गए तो 3, तो इरेजर हो गए 3, तो पेन 6 हो गए, शोपनर 2 हो गए, इरेजर हो गए 3, तो 6 2 8 प्लस 3 11 हो गए टोटल पी के अंदर। बताओ कोई दिक्कत कोई डाउट? इस तरीके से आपको क्यू आर का भी डेटा सोल्व करना था। आप कहोगे सर टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, ये एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहा हूं, आप एग्जाम में ये थोड़ी है, आपका एग्जाम का सिर्फ ये स्टेप होगा कि आप इनके डिफरेंस को सीधा लिखोगे, ये वाला यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे पेपर में, तब जाके आप इजीली बना सकते हो। चलो मैं आपको एक और बना के दिखाता हूं। बॉक्स पी का बना लिया ना हमने, अब मैं आपको बॉक्स क्यू का बनाता हूं, आर का सब खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, बॉक्स क्यू का और बना के दिखाता हूं मैं आपको, और फिर आप देखना इस क्वेश्चन को कितना इजीली बना सकते हो। देखो इतना नहीं है कि बाकी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें थोड़ा सा जरूर डिफिकल्ट था, बट ऐसा नहीं था कि डुएबल डीआई नहीं थी। विद इन टाइम लिमिट जो 45 मिनट थे उसके अंदर आप बना सकते थे, क्योंकि स्पीड मैथ जो था वो काफी हद तक इजी आ रखा था। अप्रोक्सीमेशंस थी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, एक दो थोड़ा सा कैलकुलेटिव थी, बाकी पेपर इजी था आपका, आप आराम से बना सकते थे। अब जैसे बॉक्स क्यू की बात करूंगा, ठीक है, पेन कितने हैं आपको पता है 4:3 में, तो वही सेम प्रोसेस करोगे। पेन मान लो 4x है, शोपनर आपके कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। टोटल आपको पता है कि यहाँ पे देख रहे हो कि शोपनर और इरेजर का सम 10 है, उसमें से शोपनर यानी 3x घटा दो, तो यानी इरेजर कितना हो जाएगा 10 माइनस 3x, है कि नहीं, सबको पता है। अब इनका डिफरेंस एक एक निकालना है, एक पेन निकालना है और एक आपका इरेजर निकालना है। तो पेन आपको पता है 4x C1 करोगे तो 4x कर दो सीधा, C1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता डिवाइड में आपका आएगा। टोटल कितना होगा 3 से 3 गया तो 4x प्लस 10 हो जाएगा नीचे, ये 10 प्लस 4x कर दो, इसका डिफरेंस है इरेजर के साथ, यानी 10 माइनस 3x हो जाएगा, डिवाइड बाई टोटल वही 4x प्लस 10, और इनके बीच की जो प्रोबेबिलिटी का कितना आ रहा है 2/9 आ रहा था। अब बताओ इसमें कितना टाइम लगेगा आपको सोल्व करने में। देखो मैंने ये चीज नहीं की, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जैसे 4x प्लस 10 C1, आपको पता है हर चीज में C1 कॉमन आने वाली है, हर एक क्वेश्चन में 1 हम पेन और इरेजर है निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे। टोटल वही सेम प्रोसेस है, एलसीएम आएगा 4x प्लस 10, ऊपर वाली वैल्यू 4x माइनस 10 माइनस 3x है, ये ब्रैकेट के अंदर है आपके पास है 2/9 है। यहाँ पे देखो 4x है और ये 3x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट सोल्व करोगे तो बनेगा 7x है, माइनस का 10 नीचे है 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 2/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 साथ कितना होता है 63x, माइनस 10 नीमा 90 इज इक्वल टू 4 दूनी 8x प्लस 10 दूनी 20 है। ये जो 63 में से इधर आएगा तो 8 गए तो कितना बचेगा 55x, माइनस का 90 था उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 90 प्लस 20 110 होता है, x की वैल्यू फिर से 2 आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 2 है तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में से 6 गए तो यानी 4 है, तो 8 6 4 यहाँ पे आपके पास रख दो, टोटल कितने हो गए 8 6 14 4 18। अब आर का जो है आप मुझे बताओगे सर ये डेटा आ गया। टू बी होनेस्ट वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो, थोड़ा बहुत खुद से एफर्ट लगाओ और वीडियो को यहीं पॉज करके आप सोल्व करोगे आर की वैल्यू, और मुझे जो है पेन टोटल कितने हैं, टोटल पेन और शार्पनर इरेजर कमेंट करके बताओगे। देखो ऑनेस्टली ये चीज अगर आपको अभी तक समझ आ गया तो मुझे बताओ, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है, किसी को भी चीटिंग नहीं करनी है, पता है आंसर है बट चीटिंग नहीं करनी है, समझ गए ना।
देखो हमारे पास अब क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें क्या कह रहा था, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था वो क्वेश्चन को समझेंगे और फिर उसको हम सोल्व करेंगे। कह रहा है कि टोटल जो है रेशियो हमें बताना था नंबर ऑफ पेन से जो बुक्स क्यू के अंदर, तो बुक्स क्यू के अंदर जो पेन है वो कितने थे, 8 थे, और साथ में जो नंबर ऑफ, तो साथ में हमें टोटल नंबर ऑफ पेन्स है और शोपनर है बॉक्स आर के अंदर। इजी है, बॉक्स क्यू के अंदर है आपके पेन कितने, 8 है रेशियो, और साथ में शोपनर इरेजर है आर के अंदर, आर के अंदर देखो शोपनर है 7 है, इरेजर कितने हैं 5 है, 7 और 5 कितना होता है 12, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 है, 4 3 12, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है ना। एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ पेन शोपनर इरेजर पूछा है ना, पेन शोपनर इरेजर ने टोटल की वैल्यू पूछी, तो ये 8 रेशियो आपका 18 आएगा। ठीक है, तो 2 से काटोगे, 2 चुके 8 और 2 नीम 18, ऑप्शन ए रहेगा। देखो सिली मिस्टेक्स की वजह से यही गलती कर दी हमने। ठीक है, 4:9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला था कि बॉक्स पी के अंदर जो नंबर ऑफ पेन्स है वो m टाइम्स होंगे नंबर ऑफ इरेजर से। ठीक है, पेन कितने हैं बॉक्स पी के अंदर, 6 हैं, और इरेजर है 3, तो ये इसके कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, दैट मीन m की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, कह रहा है बॉक्स आर के अंदर नंबर ऑफ पेन्स है वो n टाइम्स है इरेजर से, तो बॉक्स आर के अंदर चेक करो जरा, पेन कितने हमारे पास 6 हैं, और नंबर ऑफ किसके टाइम है, इरेजर का, तो इरेजर से अगर ये चेक कर रहे हो तो ये तो 1.2 टाइम्स है, तो यानी n की जो वैल्यू है 1.2 टाइम्स आ गया, क्योंकि 5 का 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 6 आएगा ना, 6 को 5 से डिवाइड करके देख लो, n की वैल्यू आपको पता लग जाएगी 1.2। तो कह रहा है कि कौन सी जो है एबीसी में से कौन सा है ट्रू है रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ m और n। चेक करो जरा, पहला जो है आपको ए चेक करना पड़ेगा कि क्या कह रहा है कि m इंटू एन इक्वल टू 10 इंटू 2.4, तो m की जो वैल्यू है, m कितना है आपका, दैट इज 2, n कितना है 1.2 है, तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे जो है इक्वल रखना है किसका, 10 इंटू 2.4 के, तो क्या इक्वल है, चेक करो, 12 दूनी कितना होता है 24, 2.4 है, यहाँ पे अगर करोगे तो ये भी कितना आ रहा है 2.4। अच्छा ये वैल्यू को यहाँ पे आपको इक्वल रखना था, तो ठीक है, ये वाली वैल्यू है, क्या बताओ मुझे जस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही, बताओ जरा, नहीं कर रही, कैसे नहीं कर रही बताओ, क्योंकि ये आ रहा है 1.2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2.4, ये 2.4 को 10 से, तो एग्जैक्ट 24 बनेगा, यहाँ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, यानी पहला जो हमारा वेरीफाई नहीं करेगा, m प्लस एन है ग्रेटर देन है m इंटू एन, तो m प्लस एन कितना होगा 2 की, और 1.2 को ऐड करोगे तो 3.2 है, ये आपका बड़ा है m इंटू एन से, तो 1.2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 आएगा, तो ये तो आपका सीधी सी बात है 3.2 बड़ा है इससे, तो यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है। n और m का रेशियो बता दो, n कितना था 1.2 है, और m कितना है दैट इज 2, पॉइंट हटाने के नीचे 10 करोगे, वो 10 से उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 12 इंटू 20 हो जाएगा, तो 2 छीके 12, या फिर 4 से काट दो, 4 तिये 12, 4 पंचू 20, यही तो रेशियो आ रहा है, तो यानी बी और सी दोनों आपके यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है। बी और सी कौन कौन सा यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी और सी है हमारे सही है। नेक्स्ट कह रहा है टोटल नंबर ऑफ शोपनर है सभी गिवन 3 बॉक्सेस के अंदर बता दो, शोपनर का डेटा यानी ये 6 2 8 8 प्लस 7 15 15, यानी ऑप्शन सी बताओ। नेक्स्ट एवरेज नंबर ऑफ पेन शोपनर इरेजर है बॉक्स क्यू के अंदर डिनोटेड किए गए जेड से। ओके, तो हमें जेड के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो यानी बॉक्स क्यू के शोपनर इरेजर और पेन इनकी एवरेज, मतलब टोटल के जो है उसकी एवरेज निकाल दो। क्यू की बात कर रहा है, क्यू में टोटल कितने 18 है, क्योंकि तीनों का आपको सम करके एवरेज निकालोगे, इससे बढ़िया टोटल से ही डिवाइड कर दो, टोटल 18 है, 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ गई 6, यानी जेड की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, क्योंकि एवरेज क्या है आपकी जेड है, जेड की वैल्यू 6 है। अब 6 किसके अकॉर्डिंग सही है देख लो, तो 1.5 जेड, जेड यानी 6 है, -3 इक्वल टू जेड यानी 6, तो 15 6 90 होता है, यानी 9 9 में से 3 गई 6, तो ये 6 इक्वल टू 6 मैच कर रहा है, यानी यही सही है, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट अब तो ये नंबर सीरीज, मैंने कहा ना आपको आज के पेपर में स्पीड मैथ ने बहुत पेपर इजी बना दिया। अब ये जो थे 2 क्वेश्चंस थे, आराम से 2 से 3 क्वेश्चंस थे, पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली थी, और जो सीरीज थी वो भी बहुत इजी थी। अब सीरीज में देखो क्या दे रखा था, 3 4 7, फिर 22 था, फिर 87, और फिर था आपका 7p प्लस 16, और फिर आपकी एक और टर्म थी दैट इज q। ये आपको बताना था, यानी p और q की वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखते ही पता लग रहा था सर 3 एकम 3 प्लस 1 4 हो रहा है, 4 दूनी 8 माइनस 1 7 हो रहा है, 7 के 21 प्लस 1 22 हो रहा है, 22 चौके 88 माइनस 1 87 हो रहा है, यानी पहले नंबर से मल्टीप्लाई ऐड, फिर नंबर से मल्टीप्लाई 1 घटा दिया, फिर 1 ऐड 1 घटा दिया, ये आपके अल्टरनेट चल रहे थे। मतलब सर यहाँ पे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस हुआ था यानी +1, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके 1 घटाएंगे, ये सीरीज आपकी बन जाएगी। तो 87 की पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, 3 कैरी, 8 5 40, 3 43,
435 प्लस 1 करोगे यानी 436। तो यानी यहाँ पे जो 7p प्लस 16 की वैल्यू है वो कितनी है, 436 है। तो p की वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 16 था उधर आएगा तो माइनस का, तो 420 बन जाएगा इक्वल टू 7p। p की वैल्यू बताओ, 6 7 42 यानी p की वैल्यू 60 आ गई। बताओ कितना इजी था। तो यानी यहाँ पे आपको कितना मिला था, 436। अब इसकी 6 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दो, क्यू आ गया। तो करो जरा, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 प्लस 3 21, 2 कैरी, 6 चौके 24, 24 प्लस 2 26 यानी 216। अब एक और घटा दो उसमें से यानी 2615। तो क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 2615। पी क्यू की हमने वैल्यू इंडिविजुअली निकाल दी है। अब आपके पास क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, आप आराम से क्वेश्चन का आंसर करो। क्या कह रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट ट्रू है पी के रिगार्डिंग, ठीक है। पी की वैल्यू 60 है, पी है एक एग्जैक्टली डिविजिबल होगा थर्ड एलिमेंट से सीरीज का, तो थर्ड एलिमेंट 7 है, 7 से तो डिवाइड नहीं होगा भाई 60, क्योंकि पी की वैल्यू 60 है, तो यानी गलत की बात कर रहा है। p माइनस 20 इज इक्वल टू 20, पी की वैल्यू 60 है, 60 में से 20 घटाई 40 है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। ये कहां से मैच करेगा, q माइनस पी का बीच का डिफरेंस है 2555, तो q आपका ये है और ये है 60 है, घटाओगे 60 घटाओ जरा, 2555 आ रहा है, यानी ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा, क्योंकि 2615 है q और p अगर 60 माइनस करोगे तो आपको सीधा दिख रहा है यहाँ पे 2555 आ रहा है, यही तो बोल रहा है ये। तो यानी सिर्फ स्टेटमेंट थर्ड सही है, यानी सी सही है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी था, बताओ कोई दिक्कत, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पॉइंटर समझ नहीं आया। नेक्स्ट, क्यू की वैल्यू बता दो, क्यू की वैल्यू अभी तो निकाली हमने 2615, ऑप्शन है ए। कह रहा है कि एक और एलिमेंट था, ठीक है, अनदर एलिमेंट की बात कर रहा है जिसके अंदर जो सीरीज है जो बी फॉलो करेगी, ठीक है, सेम लॉजिक से जो यहाँ पे आपके सीरीज ए ने फॉलो किया, यानी एक और नई सीरीज बना रहे हैं हम सीरीज बी, जो सेम जो आपका लॉजिक जो सीरीज ए में लगा था वही हमें लगाना है, यानी मल्टीप्लाई वाला केस। अब जो उसका पहला एलिमेंट है सीरीज बी का वो 2 है, यानी नई सीरीज है उसका पहला एलिमेंट 2 है, यानी पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है, तो हमें चौथा नंबर बताना ही है। तो हमारी क्या है, 2 एकम 2 प्लस 1 3 है, यानी अब 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 1 करोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करोगे, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5 दिए 15, 15 में से 1 ऐड करोगे 16, तो फोर्थ एलिमेंट 16 आ जाएगा, ऑप्शन ए। बताओ क्या दिक्कत, इजी सीरीज थी, मैं कह रहा बहुत इजी था। अब ये क्वाड्रेटिक वाले जो क्वेश्चन थे ये आराम से बना सकते थे काफी बच्चे, जो इजी जिनको लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टफ थी। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ, इसको तो सब सोल्व कर रहे थे। ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन 5 एकम 5 हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन 6 हो, ठीक है। ये तो देखते ही सब रूट बना लोगे, इसमें तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं थी, सबके सब बना पा रहे थे, है ना, क्योंकि डायरेक्ट आपको रूट्स निकालने थे। तो नंबर कौन से हो गए, 5 एकम 5, एडिशन सब्सट्रैक्शन 6 होना चाहिए, तो 5 से 1 ही हो जाएगा ना, 5 एकम 5 होता है, 5 प्लस 1 6, फर्स्ट वाली वैल्यू यानी 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो x के रूट आ गए, ये 1 है, ये 0.20 है, दोनों प्लस के साइन है, दोनों रूट आपके माइनस के बन गए। सेम अब y है, तो 100 एकम 100 ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन 100 हो, एडिशन है सब्सट्रैक्शन 25 हो, तो 20 5 100 होता है और 20 प्लस 5 होता है 25, तो 100 से इसको डिवाइड करोगे, सीधी सी बात है 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट्स लगा दो, यानी 0.20 और 0.05, और ये आपको y की वैल्यू आ गई, दोनों माइनस के होंगे क्योंकि दोनों के साइन प्लस के तो दोनों रूट माइनस के। अब माइनस का 20 है, ये तो इक्वल हो गया, बाकी आपका y बड़ा है, यानी x लेस देन इक्वल टू y आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई डाउट। नेक्स्ट, अब 21 दूनी 42, अब ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन 42 हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन 17 हो। टेबल आता है 14 3 जा कितने होते हैं 42, और 14 प्लस 3 17, पहली वाली वैल्यू यानी 2 से डिवाइड कर दो इसको, क्योंकि जब तक यहाँ पे जो वैल्यू उसको डिवाइड करेंगे नहीं है तो 1 होता है, इसलिए हम उसको डिवाइड नहीं करते। तो x के रूट कितने बने, 2 7 14 और 1.5, माइनस प्लस का साइन है, दोनों रूट आपके प्लस के बन गए। अब y के निकालो, 64 एकम 64, अब ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन 64 हो, एडिशन है सब्सट्रैक्शन 16 हो। सबको पता है सर 8 8 64 होता है, 8 प्लस 8 16, माइनस प्लस का साइन है, दोनों रूट प्लस के, y की वैल्यू 8 आ गई, इन दोनों से क्या बड़ी रहेगी कि नहीं, तो x से लेस देन y आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई डाउट। नेक्स्ट, अब ये वाली थी, काफी बच्चों को लग रहा है सर ये बहुत डिफिकल्ट थी, हमसे नहीं बनती पेपर में, 2/9 इज इक्वल टू 0, यही थी ना, एलसीएम ले लेते, सबसे इजी तरीका था, 9 दूनी 18, 18 प्लस 2 20/9, मतलब मैं इसको सोल्व करके ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 2 दूनी 18 प्लस 2 20/9, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में यानी फ्रैक्शंस में मैंने सोल्व कर लिया। अब पूरी इक्वेशन क्या थी मेरे पास, कुछ इस तरीके से थी, दैट इज 20/9। मैं इसका नो एलसीएम ले लो, नो एलसीएम ले लोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, नो एक्स स्क्वायर माइनस नो थी 27x प्लस 20 इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गई। 20 नीमा 180, यानी ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन 180 हो, एडिशनल सब्सट्रैक्शन 27 हो। सबको पता है, काफी बार प्रैक्टिस कर चुके, 15 12 180 होता है, 15 प्लस 12 27। अगर नहीं होता तो इसको ब्रेक डाउन करके भी सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट वाली वैल्यू 9 से डिवाइड करोगे, 3 5 15, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, 4/3 5/3, 5/3 कितना होता है 1.66, 4/3 होता है 1.33,
माइनस प्लस है, दोनों रूट आपके प्लस के, ये एक्स के रूट बन गए। वाई के देखो, वाई क्या है आपका, अंडर रूट में 2401 है, 2401 है 49 का होता है, 625 कितने का होता है, 25 का होता है, फिर से आपका स्क्वायर रूट दे रखा है, 49 है 7 का होता है, 25 5 का, यानी 7/5 को अगर सोल्व करोगे दैट इज 1.2 आ रहा था, ठीक है ना। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना ना, सॉरी 5 एकम 5, 20 से 5 चौका 20, 1.4 आएगा, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है ये 1.4 है, इससे बड़ा रहेगा बट इससे छोटा होगा, यानी कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं बनेगी, सीधा सी बात है, नो रिलेशन यहाँ पे आपका राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी था, ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन 36 और एडिशन सब्ट्रैक्शन 12 हो। तो 6 6 36 होता है, 6 6 12 होता है, माइनस प्लस है, दोनों रूट आपके प्लस के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 6। यहाँ पे 36 दूनी कितना होता है, 72, यानी ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन 72 है, एडिशन सब्ट्रैक्शन 17 है। तो 9 8 72 होता है, 9 + 8 17 होता है, 2 से डिवाइड करो फर्स्ट वाली वैल्यू से, तो y के रूट कितने बन जाएंगे, दैट इज 4.5। 9 को 2 से डिवाइड करोगे और 8 को 2 से करोगे 4, माइनस प्लस का साइन, दोनों रूट प्लस के। ये जो 6 था, ये 6 था, ये दोनों 4.5 4 है, तो बताओ कौन बड़ा रहेगा, सीधा दिख रहा है सर x बड़ा होगा वहीं से। नेक्स्ट, अब ये वाली इजी थी, सेम जो हमने पहले किया था ना एलसीएम लेके, उसी तरीके से करना। इक्वेशन क्या थी, x² - 1 3/10x प्लस 21/50, यही आपकी इक्वेशन थी। अब इसको देखो बनाओगे कैसे, पहले इसको फ्रैक्शंस को सोल्व करो, 10 एकम 10 3 13/10 है। अब 10 और 50 का एलसीएम आपको पता है सर 50 आएगा, 50 आएगा तो ये बनेगा 50x², और यहाँ पे नीचे 10 था तो 10 5 50 होता, तो यानी वैल्यू को 5 से करोगे तो 13 5 65x प्लस 50, तो एज इट इज 21 = 0। तो इक्वेशन क्या बन गया आपकी, बन गई 50x² - 65x प्लस 21 = 0। अब यानी ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन 65 हो, जिनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन 65 हो और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के। अब देखो सर, कहोगे सर इतने बड़े नंबर्स की कहाँ चीजें याद रहती है, ब्रेक डाउन कर लो, सबसे बढ़िया छोटा नंबर बड़े से करो, 7 21, यहाँ पे कितने 5 5 25, तो नहीं 10 5 50 से करके देखो, अब चेक करो, 7 5 35 और 30 बन तो गया, सीधा बन गया 35 और 30 इसके रूट बन जाएंगे। 7 5 35 होता है, 10 3 30, दोनों को ऐड करोगे 65 हो गया। फर्स्ट वाली वैल्यू यानी 50 से इसको डिवाइड कर दो, 50 से करोगे ये 3/5 है, 5 से 10 से 7/10, 7/10 कितना होता है, दैट इज 0.70, 3/5 होता है 0.60, ठीक है ना। और माइनस प्लस का साइन था, दोनों रूट आपके प्लस के बन गए, ये बन गए x के रूट। बताओ किसी को दिक्कत। अब सेम आपको y के रूट निकालने थे, इक्वेशन क्या थी, y² - 1 4/5y प्लस 4/5 था। इसको सोल्व करोगे 5 एकम 5 प्लस 4 9/5y हो जाएगी, एलसीएम कितना होगा, 5 कॉमन आ गया तो 5y² माइनस 5 नीचे था तो ये 9y एज इट इज रह जाएगा, ये 4 = 0। इक्वेशन एग्जैक्टली आपकी क्या बनी, 5y² - 9y प्लस 4 = 0। 5 चौका 20। अब ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन 20 थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन 9 था, यार सीधा नंबर दिख रहा है 5 और 4, फर्स्ट वाली वैल्यू यानी 5 से डिवाइड करना था, ये आपके y के रूट बन गए 1 और 0.80, माइनस प्लस का साइन था, दोनों रूट आपके प्लस के बन गए। अब आप बताओ इसमें x बड़ा है y बड़ा, सीधा देख के बता सकते सर x छोटा होगा y बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे छोटा से छोटा y का नंबर है 0.80 जो इन दोनों से बड़ा रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपका यहाँ पे इजी था, ये आप सोल्व कर सकते थे, 4x² - 81 इज इक्वल टू, ये देखो 4 है और ये जो था वैल्यू थी, यहाँ पे जो वैल्यू आपको दे रखी थी ये क्या थी, अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा हो, 4 दूनी 8 था, 8 में से 5 को माइनस किया था तो 3, तो ये बनता आपका 3x²। ये 3x² इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो x² बचेगा, क्योंकि 4x² में से 3x² माइनस करोगे तो x² यानी 1x², माइनस का ही क्या सी था उधर जाएगा इधर, तो x की वैल्यू होगी प्लस माइनस के 9, ठीक है, क्लियर है, x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे y की देख लो, यहाँ पे ऐड करो 11 + 9 20y, तो y² प्लस 20y, और जो उधर माइनस का 86 था इधर आएगा तो प्लस का 86 + 14 होता है 100, तो इक्वल टू 100। ये आपकी y की अब इक्वेशंस बन गई, अब सोल्व कर लो। ऐसे नंबर ढूंढो जिनके मल्टीप्लिकेशन 100 है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपकी 20 है, तो 10 दामा 100 होता है, 10 + 10 20 होता है, दोनों साइन आपके माइनस के बनेंगे, तो y की वैल्यू -10 है, तो आपको इसमें दिख रहा है कि -9 20 से क्या है बड़ा रहेगा, तो x है लेस ग्रेटर देन y आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट। ये जो है हमारे पास मेमोरी बेस्ड है, आपके पास 30 क्वेश्चंस है वो हमने शेयर किए हैं। अगर फिर भी आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपने अटेम्प्ट्स जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस याद है मेमोरी बेस्ड जितने हमसे पॉसिबल हुए थे हमने आपको प्रोवाइड किए हैं एग्जैक्ट, और कुछ एक देखो 1-2 डिजिट्स इधर उधर हो जाती है, बाकी पेपर जो है एग्जैक्ट पेपर है जो आपका एग्जाम में आया था विद एन ऑप्शंस के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक जरूर कर देना।
और कोई भी डाउट है तो नीचे आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आपकी जो भी डाउट रहेगी वो आप मेंशन कर सकते हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आप मुझे अपना रिव्यू और फीडबैक है वो भी आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव गुड डे।